नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूँ बाबा की खरी खोटी और स्लो ज़िंदगी में। दरअसल आज का मुद्दा बड़ा अहम है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। आपको पता है पश्चिम बंगाल में एक जिला है, बीरभूम के पास और वहाँ पर एक केशवपुर करके एक जगह है। वहाँ पर जनसंख्या 2 लाख है, जनसंख्या 2 लाख है। लेकिन उन 2 लाख में आप सोचिए वोट कितने लोगों का होगा? अब एसआईआर में निकल कर आया है कि वोट मात्र 10,000 का है। वोट मात्र 10,000 लोगों का है। पश्चिम बंगाल में आजकल रिक्शा चालकों की कमी हो गई है। पश्चिम बंगाल में भुट्टे बेचने और कबाड़ी बीनने वालों की कमी हो गई है। सब्जी बेचने वालों की कमी हो गई है। जो घर-घर घूम के मछली बेचते थे उनकी कमी हो गई है। और जो श्रमिक है, लोअर ग्रेड श्रमिक, उसकी कमी हो गई है। और कूड़े बीनने वालों की मतलब हर तरीके की कमी है। आसाम में असम में बड़े पैमाने पर एसआईआर चल रहा है और रोज रोज जो है हजारों को ठेला जा रहा है। पश्चिम बंगाल के तमाम ऐसे जिले हैं वहां पर भी हजारों को रोज ठेला जा रहा है। और बीएसएफ भी सोचती होगी कि साहब इतने इधर आए, ये तो पता नहीं चला। लेकिन जब ये उधर जाने के लिए लाइन लगा के बैठे हैं और लाइन में कम से कम आप सोचिए अभी भी 20-30 40-40 हजार लोग वहां पर हैं। ये बात है पश्चिम बंगाल की। आसाम और त्रिपुरा भी ठेल रहा है। इधर बाबा योगी का बुलडोजर चल रहा है और योगी बाबा तो बड़े पैमाने पर ठेलने का काम कर रहे हैं। बाबा की तो पूछिए मत। असम के हेमंता बहुत बड़े पैमाने पर ठेले जा रहे हैं समान लोगों को। लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ऐसा नहीं हो कि वो केवल कोलकाता की पार्टी बच के रह जाए। यानी कि उनकी आधे से ज्यादा वोटर की जनसंख्या अगर ठेल के भगा दी जाए, तो वो कोलकाता की जो काली घाट है, काली घाट ही पार्टी ना बन के रह जाए, मतलब इतना बुरा हाल है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जो नेक्सस और कोकस चलता था, जिसमें एक डील होती थी, एक पैकेज दिया जाता था। राकेश भाई और दर्शक कभी विदेश या कहीं घूमने जाते थे, तो आपको एक पैकेज दिया जाता था, 40-50 हजार का पैकेज होता था। उसमें घूमने का, आने का, जाने का, खाने का, होटल का, सारा वो पैकेज डील होता था। तो टीएमसी वाले पैसा ऐसे कमाते थे कि वो जो बांग्लादेशी भारत आ रहे हैं, उनको एक पैकेज पकड़ाते थे। उस पैकेज में वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड और तमाम तरह की चीज़ें थी और उनकी नौकरी का भी पैबंद था और वो 40-50 हज़ार रुपए एक व्यक्ति से लेते थे। तो यानी कि वो जो इनकम ऑफ सोर्स है, वो भी उनका घट रहा है। और टीएमसी बहुत बौराई है, पगलाई है। अच्छा, एक आधार कार्ड एक राशन कार्ड मिला है आपको बता दूँ, वीरभूम में। और जो महिला उसका नाम है आयशा बानो। महिला का नाम है आयशा बानो और उसके पति का नाम है कोलकाता नाइट राइडर। ठीक, उसके पति का नाम है कोलकाता नाइट राइडर। तो कोलकाता का ये नाइट राइडर उसका पति कैसे बन गया? आप सोचिए, बांग्लादेशी एक आया यहाँ पर उसने एक हिंदू से भी एक महिला से विवाह किया और उसके बाप का नाम और उसकी जो वाइफ है उसके बाप का नाम दोनों एक ही है। यानी कि उसने अपने ससुर का नाम ले लिया। अच्छा वो सब तो छोड़िए, मैं आपको बताऊं 2002 से पहले के जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। टीएमसी बना रही है वहां के हॉस्पिटल्स में से। हॉस्पिटल्स को पुराना जो जो उनका तैयारी है उसमें से 2002 से पुराने नाम जन्म प्रमाण पत्र। लेकिन बुद्धि भी तो चाहिए। आपको पता है कि बेटे की उम्र जो है वो बाप के उम्र के दोगुनी है। बाप जो है वो 32 वर्ष का है कागज में और जो बेटा है वो 52 वर्ष का है। तो बाप से बड़ा बेटा कैसे हो सकता है? ये समझ से परे तो ये जो गड़बड़ झाला है, कहीं ना कहीं जो अमित शाह ने कहा है कि सब साफ करो, सफाई अभियान पूरे देश में जो चल रहा है उसका ही नतीजा। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। थोड़ा इंट्रो लंबा हो गया। राकेश सिंह परमार मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हैं। राकेश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है नमस्कार। पूरे हर एक राज्य से झाड़ू चल रही है। वो जो केजरीवाल का चुनाव चिन्ह था ना, केजरीवाल खत्म लेकिन उसका चुनाव चिन्ह बांग्लादेशियों को हर राज्य से भगा रहा है। राकेश भाई। देखिए ये कोई आज पहली बार घुसपैठ नहीं हो रही है, 1952 से ही घुसपैठ हो रहा है क्योंकि कुछ लोग वहाँ गए, उनको लगा कि ये जगह ठीक नहीं तो आना शुरू हो गए हैं और यह कांग्रेस व्यवस्थित रूप से वोट बैंक के रूप में इनको डेवलप की।
अच्छा, मुसलमान वोट बैंक है, यह पता तब चला जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, तो कुछ लोग इस देश में रह गए। तो उस वक़्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई हम कुछ ऐसा ना करें कि हमारे अल्पसंख्यकों के मन में डर भर जाए। तो उन्हें लगा कि हाँ भाई ठीक है, अभी-अभी धर्म के आधार पर बँटे हैं, पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे उनको काट-काट के भेजा जा रहा था, तो इनके यहाँ भी कत्लेआम ना किया जाए, तो थोड़ा बहुत शेल्टर दिया गया। उसके बदले में मुसलमानों ने ना कांग्रेस को भर के वोट दिया और गोल बंद हो गए उनके पक्ष में। तब से यह गोलबंदी चल रही है कि जो आदमी इस देश के विरुद्ध में बात करेगा या उनके सिर्फ हितों की बात करेगा, वो उसके साथ रह जाएंगे। उसका 2 उदाहरण आपको दूँगा कि ज्योति बसु पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री खत्म करने की ज़िम्मेदार थी। नहीं तो आपको पता होगा कलकत्ता पहले दिल्ली से पहले देश की राजधानी कलकत्ता थी और आपके और हमारे गाँव के लोग कलकत्ता नौकरी करने जाते थे, जो अभी गुजरात जाते हैं। लेकिन ज्योति बसु ने उन सब कंपनियों को सिलसिलेवार तरीके से चीन के प्रभाव से कम्युनिस्ट के दबाव में उसको खत्म किया। लेकिन सरकार में क्यों बना रहा? क्योंकि वो हिंदुओं को भी साथ में खत्म किया और मुसलमानों ने सिर्फ इस बात को उसको वोट दिया। उसी का रूपांतर है, उसी का फीमेल वर्जन है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने भी नैनो-वैनो के विरोध करके वहाँ गई। मुसलमान उसको वोट इसलिए देता है कि ममता बनर्जी हिंदुओं के पावन पवित्र रात दुर्गा पूजा में अज़ान करवाने की इजाज़त देती है। कहती है पहले दुर्गा पंडाल तभी होगा जब वहाँ पर अज़ान हो जाएगा और जब अज़ान का टाइम होगा तो दुर्गा का मंत्र बंद हो जाएगा। यह सब जो वो हुआ सड़क पर आप हनुमान चालीसा करेंगे तो पीटे जाएँगे, नमाज़ अदा करेंगे तो फूल बरसाए जाएँगे। तो यह सब वजह से वो जीत रहे हैं, यही देश भर का कारण है। अच्छा, अब क्या है कि बहुमत नहीं होगी तो वोट आदमी ना दिएगा, तो यह सब बॉर्डर से आते रहे। उसका दूसरा कारण था, वहाँ भूखमरी है, यहाँ स्वीकार्यता है, आप यहाँ आइए तार के नीचे से 500, 1000, 2000 रुपया आप एजेंटों को दीजिए और यहाँ 5 लाख का बीमा पाइए, 5 किलो राशन पाइए, फ्री में आटा, डाटा, साटा। अब यहाँ तो ये देश तो भगोड़ों के लिए, घुसपैठियों के लिए स्वर्ग है। तो आप अगर 5,000 दे के आते हैं तो 5,000 तो आपका पहले महीने में बचत हो जाएगा। 5 लाख आपका बीमा हो गया, आते हैं वहाँ एजेंट सब जैसा आपने खुद ही कहा कि पैकेज में सब करते हैं। अब क्या है, जो सबसे खतरनाक बात है पांडे जी, 2 बात आपको एक बात बता दूँगा। देखो पहला कारण, ये मैं हर चैनलों पे बोलता हूँ, जब भारत-पाकिस्तान की टसल हुआ, तो वो सब लोग पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से भगाने का आदेश दे दिया गया। वो लोग जो जेन्युइन आए थे वीज़ा लेकर के अपना यहाँ पर अवधि पूरा करने के लिए, उनको कहा कि भाई अब वो सब कैंसल करो, जाओ। कुछ लोग ऐसे मिले, जिनका बच्चा यहाँ हो रहा है हर 9 महीने में और पति उनका पाकिस्तान में है। उनका पति पाकिस्तान में है, पत्नी यहाँ हो रहा है, बच्चा दे रही है। पति आता है, बच्चा यहाँ फर्टिलाइजिंग का काम हो जाता है, उसके बाद वो अपने काम में लग जाते हैं, ये अपने काम में लग जाती है। ये आया, वो कही कि क्या करें, मेरे पति वहाँ पे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा। एक बड़ा भारत के कानून पर हास्यास्पद सीन है। एक लड़का बोला कि मैं बीए 3rd ईयर का परीक्षा दे रहा हूँ। बोला वो कब आया? तो नहीं मैं तो केजी से लेकर के बीए तक यहीं पढ़ा हूँ। तो बोला फिर तुम क्यों जा रहे हो? नहीं वो डॉक्यूमेंट में तो मेरे पिताजी के साथ आया था ना मैं। तो पिताजी आए थे यहाँ मेरे माँ से शादी किए, यहाँ मुझे पैदा कर दिए। मेरी माँ यहीं की है, लेकिन बाप का डॉक्यूमेंट नहीं है ना इसलिए मुझे जाना पड़ा है क्योंकि मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी है। देखिए वो लड़का यहाँ पैदा हुआ है, लेकिन पढ़ आ रहा है, वो जाके पाकिस्तान में अपना पासपोर्ट बनवाया और फिर यहाँ आकर के रहने लगा। इस तरह से बाढ़ खेत को खा रहा है। उससे ज़्यादा खतरनाक सीन क्या है? मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, बहुत आदमी ऐसे हैं जिनके पास भारत का डॉक्यूमेंट है और बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट है। वोटर कार्ड भी है, इलेक्शन कार्ड भी है, सब कुछ है। आप बताइए कुमार श्रीकांत जी, नागरिकता पहचान का तो 2 ही 3 आधार है, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो और यह सब तो उसके पास है। एक मोदी विरोधी चैनल है, उसने यह बताने के लिए कि देखिए कैसे तड़पाया जा रहा है लोगों को और वो कैमरा ऑन है, लाइव जा रहा है, तो अपने मोबाइल में देखा नहीं आपका नाम तो जेन्युइन है, ये तो आधार कार्ड यूडीआई के साइट पर है, ये इलेक्शन कार्ड इलेक्शन कमीशन के साइट पर है, पैन कार्ड भी है, आप क्यों जा रहे हैं? उसका सब सुनने से कारण नहीं, एक यही शब्द एसआईआर की सार्थकता साबित करता है। नहीं, सब सही है, लेकिन मैं तो बांग्लादेशी हूँ। अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया, तो ये मोदी की पुलिस है, छोड़ेगी नहीं मेरे को, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। और पश्चिम बंगाल में हजारों आधार कार्ड कूड़े के ढेर में फेंके गए हैं, फेंके मिल रहे हैं और बॉर्डर अभी पर जो यूआईडी ने क्या किया, मैं आपको बताऊं, एसआईआर के बीच में अभी की खबर है। यूआईडी ने 35 लाख आधार कार्ड नल फाइल कर दिए, 35 लाख से ज्यादा, क्योंकि वो जो आधार कार्ड होल्डर्स थे वो मर गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए।
तो वो जो 35 लाख आधार कार्ड नवीन फाइल कर दिए, दरअसल वो आसमान से आते थे। 5 साल में एक बार अपने रिश्तेदारों से मिलते थे और वोट डालते थे, और वोट डालने के बाद वो वापस स्वर्ग में और नरक में जहाँ-जहाँ थे, उनका प्लॉट है, कटा हुआ 50-50 गज का, वहाँ चले जाते थे। तो यूआईडी ने तो पेट पे और लात मार दिया ना, जो 35 लाख वोट मिल जाता था टीएमसी को मरे हुओं का, वो तो अब मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आसमान से आ नहीं पाएँगे, उनका टाइट काट दिया। जी। देखिए और अब क्या देखिए दिक्कत कहाँ आ रही है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? राजनीतिक दल के लोग घबराए क्यों हैं? क्योंकि यह सब लोग निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं थे। उनको पता है कि हमारे वोटर नहीं थे। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जहाँ-जहाँ 2024 में महागठबंधन और सपा जीते हैं, वहाँ 50-50 वोटर को काटा जा रहा है। आप एक बात लोगों को समझाइए, अपने चैनल पर आप बड़ा प्रबुद्ध हैं और आपका बड़ा लोग कदर करते हैं। लोगों को बताइए कि ये जो एसआईआर होता है उसके 3 चरण हैं और 3 आदमी इन्वॉल्व होता है। पहला होता है बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, जो सरकारी कर्मचारी होता है। वो अकेले नहीं जाएगा, उसको बीएलए का साथ चाहिए, बूथ लेवल असिस्टेंट, एजेंट, जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं और सभी दल के राजनीतिक दल के लोग होंगे। और बूथ लेवल वाला कर्मचारी अधिकारी भी 90% आपके गांव का ही होता है। हो सकता है वो पड़ोस के गांव का हो, लेकिन एजेंट आपके गांव का है। वो पहचानता है कि कुमार श्रीकांत बाप दादा खानदानी यही है, इनके पुश्तों ने यहीं पर जन्म लिया है और है, लेकिन ये फलाना आदमी नया आया हुआ है। तो आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भाई आपका गांव का आदमी आपका पहचान कर रहा है कि आप यहीं के हैं, तो उसमें कहीं कोई गलती है ही नहीं है। आप एक बार देख लीजिए कि पूरे देश में एक मास्टरनी नौकरी छोड़ी, उसका संबंध देख लीजिएगा तो आपको डिटेल पता चल जाएगा कि वो क्यों नौकरी छोड़ी, उसका नौकरी छोड़ने का कारण क्या है। और पश्चिम बंगाल में बीएलओ हड़ताल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के टीएम सिंह के वर्करों ने कहा है कि हड़ताल नहीं करोगे तो पीटे जाओगे, क्योंकि वहां तो मार के टांग देते हैं। तो 90% तो मजबूरी में हड़ताल में भाग ले रहे हैं ताकि देश भर में बने। लेकिन देश की जनता बड़ी समझदार है और पश्चिम बंगाल की भी, उनके पास टीवी है और नरेंद्र मोदी और रिलायंस की कृपा से 1.5 जीबी डाटा और फ्री का आटा सबके मोबाइल में है। घर में आटा है मोदी का 5 किलो और मोबाइल में डाटा है, तो आटा खा करके आराम से दाल दाल चावल खा के माल भात और मोबाइल पर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि एसआईआर यूपी में हो रहा है। इतना बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल से, वहां कोई हड़ताल नहीं हो रही, ये साला यही क्यों हड़ताल हो रही है? तो कुमार श्रीकांत जी, मुझे लग रहा है कि इस पर आप जरा कहें कि यह यही कारण है ना कि पश्चिम बंगाल में जैसा आपने कहा कि यह सिर्फ कलकत्ता की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि बाकी बंगाल से तो वो भाग जाएंगे, तो इनका वोटर भी भाग जाएगा। इसी वजह से मोदी विरोधियों में घबराहट है और मोदी को आसानी है। एक चीज बता देता हूँ, जो बिहार में मत प्रतिशत बढ़ा, उसका कारण क्या था? मान लीजिए कि 1 लाख मतदाता था और 25,000 लोगों ने वोट दिया, तो 25% काउंट हुआ। पता चला 35,000 तो उसमें फर्जी थे। तो जब 35 हट गए और 25,000 वोट दिए, तो 50,000 में 25 दिए तो 50% हो गया ना। इसीलिए मत प्रतिशत बढ़ा। वोट उतना ही पड़ा है, प्रतिशत ज्यादा हाई इसलिए दिख रहा है क्योंकि एसआईआर के माध्यम से फर्जी वोटर जो मर गए, 2 जगह वोट कर दिया या स्थान बदल लिए, जैसे हमारे साथ दिल्ली में कई बिहार के लोग रहते हैं, उनका दिल्ली में भी वोट था, वहां भी वोट था। उन्होंने कहा कि यार ये काहे लिए कहीं फंस न जावे, सरकार को वोट देना है, तो उन्होंने नहीं दिया। मैं कई बिहारियों को जानता हूँ दिल्ली में, हम लोग भी तो पूर्वांचल के ही हैं। वो कह रहे यार राकेश भाई, वोट तो दोनों जगह था, लेकिन काहे लिए दे यार, वो राजनीतिक दल को वोट दे, पता चला फंस जाएंगे तो कोई हमको जमानत थोड़े कराएगा। तो उन्होंने अपना वोटे कटवा दिया। तो इस वजह से मत प्रतिशत बढ़ा। पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा, अगर बढ़िया से एसआईआर हो जाए तो 100% मतदान होगा और ममता बनर्जी का हार होगा। बंगाल तो ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर चल रहा है और आसाम में भी बाबा के बुलडोजर का छाप दिख रहा है, और हर जगह से ये जो बांग्लादेशी हैं, इन सबको लात मार के निकाला जा रहा है, और बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये वो घुन है जो धीरे-धीरे पूरी फसल को चट कर जा रहा है वो। और अगर फसल को बचाना है, देश को बचाना है, देश के भविष्य को बचाना है, तो इनको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। और एसआईआर का सबसे बड़ा, जिसे मैं मिनी एनआरसी कहता हूँ, दरअसल मैंने मिनी हाँ, ये मैंने एनआरसी यहाँ एसआईआर है। और हाँ, और 2026 में जब जनसंख्या का एक बार वापस सर्वेक्षण होगा और उस बाद डिलिमिटाइजेशन होगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें भी बनेंगी, और उससे पहले एसआईआर का होना बहुत जरूरी है और इस देश के हित में है। बहरहाल,
अगर आप अंत तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और अपना सवाल ज़रूर पूछें। राकेश भाई आप साथ जुड़े, इस मुद्दे पे बात की आपने, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर किसी और मुद्दे पे मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रीय हित में एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। जय नमस्कार। श्री राम। जय